नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए करते हैं सलाह मशवरा किसी न किसी नए विषय पर अपने खास मेहमान के साथ। आज हम आपको अपने इस कार्यक्रम में ऐसे युवा से मिलवाएंगे जिन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज में। उसके बाद उन्होंने रोज़गार के लिए रुख किया अपने वतन का यानी भारत का, और उन्होंने यहाँ शुरुआत की गैर परंपरागत खेती से। तो आज हम उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास और उनके द्वारा किए जा रहे नवाचारों पर करेंगे सलाह मशवरा। तो आज हमारे इस कार्यक्रम की शख्सियत है उभरते हुए कृषक श्री प्रखर गुप्ता। तो नमस्कार प्रखर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइज में, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका हमारे देश में कितना इस्तेमाल होना चाहिए कि जिससे कि जो हमारे जो किसान हैं वो खेती को लाभ का धंधा मानने लगे और खेती को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ होगा? तो इस बारे में आप बताइए। सबसे पहले तो मैंने वहाँ पर जब मास्टर्स किया तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो हमारे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में इतनी देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे जो रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, जो इनोवेटिव टेक्निक्स वहाँ पर सिखाई जाती हैं, जितना वो लोग रिसर्च को प्रमोट करते हैं, बच्चों को एक ऐसा एक्यूमेन उनमें एक्वायर करने की कोशिश करते हैं वो लोग, सो दैट कि बच्चे अच्छे इनोवेशन, अच्छे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन अच्छी तरीके से ढूंढ पाएँ। तो ये जब मैं वहाँ पर देखा तो ये चीज़ मेरे को बहुत प्रभावित करी कि जब वहाँ के कल्चर को जाना तो मुझे पता चला कि वहाँ पर लोग बाग प्रॉब्लम के सल्यूशन ढूंढने को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इसकी वजह से मैंने वहाँ पर जब मैंने पढ़ाई की तो मुझे पता चला कि प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका जुगाड़ ढूंढना इज़ नॉट द परमानेंट सल्यूशन। तो जब मैंने वहाँ ढूंढा, जब मैंने वहाँ पढ़ाई करी, रिसर्च किया, पता किया, तो मुझे पता चला कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ होती नहीं हैं, बिकॉज़ वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी नहीं है कि जो कि वहाँ पर अलाउ करें प्लांटेशन वेजिटेशन के हिसाब से। लेकिन जब मैंने वहाँ के रिसर्चर से बात करी तब मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसी टेक्निक्स और ऐसी टेक्नोलॉजी दोनों डेवलप करी है जहाँ पर आप कोई सी भी फसल, कैसी भी फसल, गिवन देयर कंडीशन ऑफ सॉइल, गिवन देयर जहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं उगता है, वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, तो उसके बावजूद भी वो वहाँ उगा पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे को समझ में आई, फिर मैं सोचा ऐसा हम हिंदुस्तान में क्यों नहीं कर सकते। हमारा तो कृषि प्रधान देश है, मतलब अगर यहाँ पर रिसर्च, इनोवेटिव और एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट्स को देखा जाए तो वी हैव अ अबंडेंस ऑफ स्कोप। तो उस चीज़ को इनकैश करने के लिए मैं सोचा कि भारत से अच्छी जगह हो नहीं सकती। तो आपने गैर परंपरागत खेती में सेब की खेती के बारे में ही क्यों सोचा, इस बारे में आप बताइए। एक्चुअली देखिए, सेब, मैं एक स्टेटमेंट से शुरू करूँगा इसका आंसर। बोलते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सबसे हेल्दी फ्रूट है वो एप्पल ही है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट एप्पल है। फिर मैं जब यहाँ पर देखा तो देखा मैंने कि एप्पल जो प्राइसेस हैं 150, 200, 250, मुझे नहीं लगता कि जो छोटे कदबे का इंसान है वो इस चीज़ को खरीद पाएगा और अपने बच्चों को दे पाएगा। तो वहाँ से मुझे लगा कि क्यों ऐसा ही क्यों है कि जो अच्छे लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वही सेब को खा सकें और क्यों नहीं एक छोटा आदमी दे सके। तो इस सोच के साथ मैं सेब में मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ऐसा क्यों है। फिर मुझे पता चला ऐसा नहीं है कि सेब को उगाने में बहुत पैसा लगता है, सेब का जो सप्लाई चेन है वो बहुत महंगा है। मतलब जहाँ उगता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी ट्रांसपोर्ट होता है तो उनके रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स होते हैं, उनमें होता है, अदरवाइज स्पॉइलेज ज़्यादा हो जाता है। फिर जब यहाँ आता है वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, तो ये कॉस्ट की वजह से एप्पल महंगा हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने स्टडी किया, तो फिर मैंने सोचा कि यार हम एप्पल ही क्यों ना उगाएं। तो दिस वाज द रीज़न व्हाई आई चोज एप्पल्स। जब आपने सेब की खेती के प्लांटेशन के बारे में सोचा, उस समय आपको यहाँ पर बहुत से चैलेंजेस भी देखने को मिले होंगे। कैसी उसको मिट्टी चाहिए, क्योंकि जो सेब होता है वो ठंडे प्रदेशों में उगने वाला फल है।
तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करी और किन चीज़ों को आपने देखा कि इनको अगर हम करते हैं तो जो प्लांट्स है वो सरवाइव कर पाएंगे, और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ कौन सी वैरायटी का सेब का प्लांट लगाना चाहिए जो यहाँ के वातावरण में सरवाइव कर सके। तो इस बारे में आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जैसे आपने बोला प्रोडक्ट सिलेक्शन, हम जैसे बोलते हैं कि आप मार्केट को देख के एक प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हो, तो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया कि भाई एप्पल लगाना है। अब एप्पल लगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है सॉइल कंडीशनिंग। मतलब हमने उससे पहले तो जो मेरे पास यहाँ पर कुछ ज़मीन है भोपाल के आसपास रायसेन रोड पर, तो उसमें हमने 3 एकड़ में एक टेम्परेरी एक पायलट स्केल हमने चलाया। हमने उसमें पहले तो सॉइल जो थी वहाँ की थोड़ी सी पठार है, पत्थर थे, तो मेरे पास हर्डल्स की कमी नहीं थी, मेरे पास हर्डल्स बहुत रहे। तो फिर मैंने उसको जो सॉइल थी उसको मैंने कंडीशनिंग करी। उसकी कंडीशनिंग कैसे होती है वो डिटेल एक अलग मिनी प्रोजेक्ट रहता है। उस कंडीशनिंग को करते करते मुझे 6-7 अलग अलग तरीके के मैन्योर्स, बायो कंपोस्ट यूज़ करने पड़े सो दैट वो कंडीशन हो जाए सेब लगाने के लिए। फिर उसमें हमने एक वैरायटी जो सेब, अब सेब यार ठंडी जगह होता है, अब हर कोई यही क्वेश्चन करता है आप यहाँ कैसे लगा सकते हैं, तो हमने एक HRMN 99 करके एक वैरायटी होती है, और ये वैरायटी की खासियत ये है कि ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक सर्वाइव कर जाती है। तो दिस वैरायटी इज़ एप्ट टू ग्रो इन रीजन ऑफ भोपाल, बट इसके अलग अपने चैलेंजेस थे, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सॉइल कंडीशनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हमने 4x4 के गड्ढे किए, वो जो हमने मैन्योर और जो हमने सॉइल उसमें यूज़ करी वो हमने अकॉर्डिंग टू दी एप्पल रिक्वायरमेंट कोशिश करी उसको करने की, मेंटेन करे। जैसे हमने टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमने सैंड भी यूज़ किया, क्योंकि तरीके हैं, अलग अलग चीज़ों के तरीके हैं, तो सैंड भी यूज़ किया हमने। ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिक्स करी, फिर उसके बाद हमने उसमें एप्पल का जो प्लांट्स लगाए। और मेरे जो प्लांट्स आए थे वो नेकेड प्लांट्स आए थे, मतलब एक सिर्फ स्टेम थी बस, नीचे रूट्स थी, ऊपर स्टेम थी और कुछ नहीं था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि ये प्लांट्स ऐसे आएंगे। जब वो वैसे आए तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बट फिर मेरे फादर ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, बोला कि नहीं ऐसे ही अपन करेंगे और इसी को अपन बना के उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। विद द गॉड्स ग्रेस वो स्प्राउटिंग हुई, वो एक प्लांट बने, फिर हमने उन प्लांट्स को सॉइल में उतारा, और फिर ऐसे करके करके फिर उनको जैसे जैसे कंडीशनिंग करनी चाहिए वैसे वैसे करते हुए आगे बढ़े हम। जब आपने सेब के प्लांट लगाया, इसका प्लांटेशन किया, तो आपके इन प्लांटेशन को कितना वक्त हो गया है? मतलब मैं जानना चाहूँगी कि कितने उम्र के हो गए हैं आपके ये एप्पल के प्लांट्स, और कितने दिनों बाद हमको उसके फ्रूट्स खाने को मिल सकते हैं? अभी मेरे 3-3.5 साल के हो गए हैं मेरे प्लांट्स। अराउंड 6 फीट हाइट उन्होंने अटेन कर लिया, अबाउ 6 फीट्स हो गए हैं। फ्रूटिंग मैंने इस बार नहीं ली है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा प्लांट डेवलप हो जाए। फ्रूट्स तो हम कभी भी ले लेंगे, बट अगर जब तक आपका प्लांट स्ट्रांगली डेवलप नहीं होगा तब तक वो अच्छे फ्रूट्स नहीं दे पाएगा। तो हमने कोशिश ये की है कि अभी हम फ्रूटिंग ना लेते हुए जो भी फ्रूट्स आते हैं हम उनको तोड़ के डिस्कार्ड कर देते हैं, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन प्लांट्स को हम बड़ा करें, हम पूरे ट्री बनने दें, और फिर हम उसको लाइफ लॉन्ग फ्रूटिंग फिर उससे लेंगे। अब जब इन फ्यूचर आपके इन प्लांट्स में एप्पल लगेंगे और हमको भी खाने को मिलेंगे नेचुरली, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जो आपके ये एप्पल आएंगे, इनका जो टेस्ट है, इनका जो टेक्सचर है, ये जो शिमला और श्रीनगर से जो आने वाले जो सेब है उनसे कितना अलग होगा और या उनके जैसा होगा? इस बारे में आप बताइए। पहले अपन टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद एक फूडी हूँ, तो जब तक टेस्ट अच्छा नहीं होगा तब तक मतलब नहीं है, राइट? तो सबसे पहले तो मेरा रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव था कि यही था कि क्या मैं ऐसी वैरायटी लगा पाऊँगा जो टेस्टी हो। तो टेस्ट की बात तो मैं शिमला के एप्पल हो या मेरे यहाँ के एप्पल हो, टेस्ट आपको सेम मिलेगा। आपने अपने फार्म में एप्पल के प्लांट्स लगाए, तो उनकी देखभाल भी आपको बहुत ही माइन्यूटली करनी पड़ती होगी। तो क्या आप इसके लिए बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं या बायो कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, या आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करना पड़ता है? क्योंकि जो भोपाल है ये गर्म क्षेत्र में आता है, तो और जो एप्पल है वो ठंडे प्रदेशों में पैदा होते हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे कि उसकी जो आगे चल के जो फ्रूटिंग हो वो भी बहुत अच्छे से हो सके? मैम, इसमें
उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे मैंने बोला सॉइल कंडीशनिंग, लोग बाग वहीं पे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनकी सॉइल की या उनकी मिट्टी की क्या ज़रूरत है। 95% मैंने ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ की हैं, जैसे बायो कंपोस्ट होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, वर्मी कंपोस्ट होता है, फिर हमारी जो नॉर्मल खाद होती है, जो अपने गोबर खाद जिसे हम बोलते हैं, पत्तियों की खाद होती है, वो की बहुत अच्छी होती है। तो मल्चिंग एक प्रोसेस होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस और अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग ऑन दी सॉइल कंडीशन। तो मेरे यहाँ की जैसे मैंने देखा कि यहाँ पठार थी, मैं आपको बोला तो मैं तो बहुत परेशान था क्योंकि यहाँ की गर्मी, यहाँ की ज़मीन में भी गर्मी है। तो मुझे कुछ कुछ स्टेप्स लेने पड़े, जैसे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैंड मैंने यूज़ किया है। इस एक तरीके का सैंड होता है जिसमें उसको गीला करके पहले भिगो के आप रख देते हो, फिर उसको मिट्टी में मिला के उसको रखते हो, तो उसकी जो अंदर जो नीचे भरी रहती है वो सैंड, उसकी पोरोसिटी भी बनी रहती है और वो ठंडक भी बनी रहती है। तो ऐसे करके काफ़ी अलग अलग चेंजेस आए कि मेरे को यहाँ पर पानी की कमी हुई, फिर मुझे ड्रिप इरिगेशन के लिए स्विच करना पड़ा। बट लोग बाग बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन कभी कभार सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि वो पानी की टेस्टिंग नहीं करा के ड्रिप इरिगेशन लगाओगे तो होगा, बिकॉज पानी की हार्डनेस ज़रूरी होती है, पानी में क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी में हल्का सा लालपन है तो मुझे फ़िल्टर प्लांट लगाना पड़ा। वो हल्का सा लालपन, वो जो पार्टिकल्स हैं बहुत माइन्यूट हैं, वो आपके किसी छन्नी से या स्क्रीन से नहीं निकलेंगे। तो उसके लिए मुझे 3 स्टेप फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना पड़ा सो दैट मेरा जो ड्रिप इरिगेशन है वो कंटिन्यूसली विदाउट प्रॉब्लम रन करता रहे। तो यही सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इट मेक्स अप अ बिगर पिक्चर। तो प्रखर जी, आज आप हमारे यहाँ महुआ हाउस में आए हैं और मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आपका जो फार्म है वो हमारे महुआ हाउस से ही लगा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं वो बड़े मतलब उत्तेजित हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या यहाँ पर भी, भोपाल में भी एप्पल के प्लांटेशन हो सकता है। तो वो लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं और अभी उन्होंने छोटे छोटे एप्पल भी लगे हुए देखे हैं। तो उनका कहना है कि ये एप्पल के प्लांट यहाँ कैसे सर्वाइव हो रहे हैं, कैसे ये इंसेक्ट्स का, पेस्टिसाइड्स का या कहे जो टर्माइट्स है उनको कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, इस बारे में वो सबसे पहले जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इसमें एक चीज़ है कि अगर टर्माइट बहुत बढ़ जाएंगे ना तो मुश्किल होगा उनको कंट्रोल करने का, राइट। तो हमें कोशिश ये करनी है कि जब टर्माइट आपको जब इनिशियल स्टेज में ही दिखें, आप पहले ही उसको कंट्रोल करने का स्टेप लीजिए। स्टेप 1 वही है। दूसरा, इसमें हम लोग जैसे ऑर्गेनिक एक चीज़ होती है हड्डी चूरा पाउडर जिसे हम बोलते हैं, हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं टर्माइट ट्रीटमेंट में, जहाँ पर हमें लगता है कि टर्माइट ट्रीटमेंट है। फिर एक और तरीका होता है, हम क्या करते हैं उसके आसपास की बहुत सारी मिट्टी हम निकाल देते हैं क्योंकि क्या होता है वो टर्माइट जड़ों तक पहुँच रहे होते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम 6 इंच 8 इंच तक उसके आसपास की प्लांट से जो लगी हुई मिट्टी है वो पूरी साफ़ कर देते हैं हम, और फिर उसमें हल्का सा ट्रीटमेंट क्लोरोफायरिफॉस करके 1-2 जो केमिकल्स आते हैं वो हम थोड़ा सा उसमें डालना पड़ता है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपका टर्माइट लग गया तो पेड़ वो ख़राब ही होना है। तो फिर उसको हम मिट्टी में उसको मिलाते हैं, फिर मिट्टी को वापस से उसको उस हिसाब की बनाते हैं और फिर डालते हैं। तो इसकी वजह से टर्माइट, पहला तो यही कि आपको पहले ही फर्स्ट स्टेप पे ही रोकना है, जब आपको दिखे 1-2 प्लांट में आप उसी समय ट्रीटमेंट कर दो। दूसरा, अगर है तो आप वहाँ की मिट्टी निकालिए, उसको हटाइए, दूसरी मिट्टी लाइए, उसको कंडीशनिंग करिए, उसमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट डालिए और फिर आप उसको वापस डाल दीजिए। तो प्रखर जी, लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूँगी, मैं अपने लिए भी और जो हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए भी, कि सब लोग जानना चाहते हैं कि आपके जो लगाए गए एप्पल के पेड़ हैं उनसे हमें एप्पल कब खाने के लिए मिलेंगे। क्या आपने सोच रखा है कि यहाँ हमारे जो गेस्ट आएंगे क्या आप उनको ज़रूर एप्पल खिलाएंगे? वेल, मैं मतलब मेरा जो टारगेट है वो 1.5 ईयर्स में मेरे पास एप्पल प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं, मैं उन सब, जो भी आएगा यहाँ पर, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि वो आएँ, देखें और वो तोड़ के जो उनको अच्छा लगे वो तोड़ के खाएँ। आई वुड बी वेरी हैप्पी। मुझे अच्छा लगेगा कि यहाँ पर आके लोग इस चीज़ को प्रमोट करें और ये लोग ये समझेंगे कि इसकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शिमला में ही एप्पल होते हैं। तो प्रखर जी, यहाँ हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपसे जानेंगे और समझेंगे कि कैसे गैर परंपरागत खेती में सेब की खेती की जा सकती है।
बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। खुलता नहीं कुछ दिल रुबा, तुम हमसे खुश हो या हो खफा। तिरछी नजर तीखी अदा, लगते हो क्यों बेजार से। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर। छोड़ो भी ये दुनिया का डर, डरते हो क्यों इनकार से। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। माना हो तुम बेहद हसी ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। एक कान छोड़ के वहाँ चला गया तो दूसरी जगह क्या वजह थी? वजह कुछ गलत थी, वो ठीक हो गई, वापस दिखाता गए। अब आप कसम खाएंगे? नहीं, खाना खाएंगे पहले। ये हमारे डॉक्टर साहब की तारीफ है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता
बहुत दिन से मिसिंग है एकांत पार्क में। बिल्कुल मैं जानता हूँ, मेरे को कुछ प्रॉब्लम थे, बट आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम रेडी टू एकांत पार्क एंड टू भैयू एंड टू महुआ विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड इफ दे डोंट कम आई विल वेरी ब्रिंग देम अदरवाइज बाय फोर्स। सर ड्यू टू नी प्रॉब्लम, ओवरवेट होने की वजह से घुटने दर्द देते हैं। दोस्ती पर है जरा, दोस्ती का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें। प्यारा सा ये शेर आप सभी की नजर है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या दूरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या दूरी। मैसेज उनके लिए जो एकांत नहीं आते हैं। मैं हमेशा सबसे कहूँगा कि जो लोग 50 क्रॉस कर गए हैं या 40 क्रॉस कर गए हैं, उनको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, एंड वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। शायद यही वजह है कि आप अभी भी फिट हैं। बिल्कुल फिट हूँ। लाख करे कोशिश खुलने वक्त तो लगता है। ब्रेक के बाद प्रखर जी आपका फिर से स्वागत है। अब हम जानना चाहेंगे कि जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको सुन रहे होंगे, तो ज़रूर जो कृषक हैं वो जानना चाहेंगे कि अगर वो भी सेब की खेती करना चाहेंगे तो उसके लिए उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उनको कितनी कॉस्ट आएगी। शुरुआत में जो एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो कितनी आएगी, उस बारे में आप। जो मैंने वैरायटी बुलाई है HRMN 99 वैरायटी का नाम है, विच इज़ अ हीट रेजिस्टेंट वैरायटी। उसका पर प्लांट मुझे 200 रुपीज़ के हिसाब से कॉस्टिंग आती है उसकी, पर प्लांट के हिसाब से, प्लस 20 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर प्लांट मुझे पड़ता है। तो अराउंड 220 रुपीज़ पर प्लांट होता है, और लगभग हम 1 एकड़ में 200 प्लांट्स तक इसको लगा सकते हैं। वी कैन 200 प्लांट्स के लगा सकते हैं। तो कॉस्टिंग तो इतनी ही है। हर आपने प्लांट लगा दिया है, उसके बाद उसका जो देखना है, जो इरिगेशन है, वो फॉर एवरी किसान, फॉर एवरी फार्मर इट्स डिफरेंट। तो मैं आपको सिर्फ कॉस्टिंग के हिसाब से तो यही बता सकता हूँ कि जो प्लांट की कॉस्ट है और उसको लगाने का जो खर्चा आता है, पर एकड़ आपका 50,000 खर्चा आएगा सारी चीज़ें करने में। तो आप जैसे कि सेब की खेती कर रहे हैं और जो दूसरे किसान भाई हैं वो भी करना चाहेंगे, तो क्या आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है कि आप उन लोगों को कोई ट्रेनिंग दें जिससे कि वो भी आगे चलकर सेब की खेती क्या और भी दूसरी जो गैर परंपरागत खेती से जुड़े जो अन्य फसलें हैं उनको भी उगा सके? इसके लिए भी क्या कोई आपने फ्यूचर प्लानिंग कर रखी है? तो जब मेरा ये सक्सेसफुल हो जाएगा, जो कि विद इन 1 ईयर आई होप कि वो अच्छे रिजल्ट्स आएँ, और मुझे आई एम 100% श्योर कि वो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और जब मेरे पर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो आई विल, मतलब मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करूँगा। मतलब मैंने लगाया है, मैं यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी दूंगा, किसानों को यहाँ पर बुला के समझाऊँगा, दिखाऊँगा, पूरा उनकी हर तरीके से मदद करूँगा, और ये फ्री ऑफ चार्ज रहेगा। मुझे इससे कोई किसानों से नहीं पैसे कमाने। तो यहाँ पर मेरा एक उद्देश्य यही है कि मैं यहाँ पर आगे फ्यूचर इंटीग्रेट करके फूड प्रोसेसिंग लगाऊंगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा अलग अलग जगह, जितनी मेरी जगह है वहाँ पर तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, प्लस जो और किसान लगाना चाहते हैं मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देके कि आप लगा सकते हो, उनको जो ट्रेनिंग होती है वो मैं उनको दे दूँगा। और अगर होपफुली हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना पाएँ भोपाल एंड अराउंड में, हमारे जैसे मोदी जी का एक सपना है कि हमारे देश की सारी चीज़ें एक्सपोर्ट हो, मतलब अब इंपोर्ट ना हो, अब मेक इन इंडिया रहे। तो प्रखर जी, मैं आपके बारे में एक और बात जानना चाहूँगी कि आपने प्लांटेशन का जो ये काम है ये शुरू करने से पहले आपने मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में एज अ कंसल्टेंट काम किया, तो वहाँ आपने क्या सीखा? मैं बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट मैंने वर्क किया, एज अ कंसल्टेंट आई वाज देयर।
और मैंने वहाँ बहुत सारी चीज़ें देखी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो इतना रिच हो सकता है बायोडाइवर्सिटी में। अगर मतलब फॉर द इंफॉर्मेशन की फॉरेस्ट कवर हमारे मध्य प्रदेश का वन ऑफ द हाईएस्ट है ऑल ओवर इंडिया, और हमारे यहाँ एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ हैं। प्लस जो हमारा फॉरेस्ट कवर है उसमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जस्ट बिकॉज हम लोगों ने रिसर्च नहीं कर पाए हैं, हम लोगों ने अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं है कि हम उस चीज़ को सीरियसली लेके उस पर रिसर्च करें और फाइंड आउट करें कि इसमें कौन से कंपाउंड्स हैं या कौन से कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं किसी भी चीज़ को ठीक करने में। अब यहाँ पर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लोग अगर किसी ने दाल लगाई है तो वो एरिया पूरा दाल ही लगाएगा, किसी ने सोयाबीन लगाया है तो वो पूरा एरिया सोयाबीन लगाएगा, गन्ना लगाएगा। वहाँ वैरायटी या डाइवर्सिटी नहीं है, तो उसकी वजह से किसान भी परेशान होता है, क्योंकि जब इतना अबंडेंस में कोई चीज़ अवेलेबल होगी तो जो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। वो जो खरीदने वाला है वो बोलेगा यार मैं तुमसे नहीं, मैं इससे ले लूँगा, तो कॉस्ट तो फिर ऐसे ही वो होता है। हाँ, अगर उसको एक ऐसी चीज़ मिल रही है जो नहीं मिल रही है आसपास, तो वो जो किसान कॉस्ट बोलेगा वो ट्रेडर वो देगा उसको। तो प्रखर जी, आज हमने आपसे गैर परंपरागत खेती के बारे में जाना कि किस तरीके से गैर परंपरागत खेती करनी चाहिए और कैसे हम खेती को लाभ का धंधा बनाएं। साथ ही आपने सेब की खेती करके एक नई मिसाल कायम की है मध्य प्रदेश में। तो अब हमारा ये कार्यक्रम है, इसको हमें विराम भी देना है, तो हम जाते जाते आपसे हमारे दूसरे किसानों के लिए एक मैसेज जानना चाहेंगे कि वो किस तरीके से गैर परंपरागत खेती करें और किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि हमें मार्केट आइडेंटिफाई करना है कि उसकी हकीकत में खपत है कि नहीं है। कोई भी चीज़ हो, उससे रिलेटेड कोई इंडस्ट्री है आपके एरिया में, नहीं है पता करिए। फिर अपनी सॉइल टेस्टिंग ज़रूर कराइए। हमारे यहाँ इतना अच्छा सरकार का इनिशिएटिव है कि सॉइल टेस्टिंग फ्री में होती है, समझ लीजिए। अभी तो मोदी जी ने और भी कुछ स्कीम्स लाई हैं जिसमें युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, प्लस उनकी सॉइल टेस्टिंग लैब्स भी खोली जाएंगी। तो सॉइल टेस्टिंग कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमें उसके उसकी कौन सी फसल उगानी चाहिए। फिर वहाँ से हम मार्केट एक्सेस देख सकते हैं कि भाई हमारा क्या यहाँ पर कोई पोर्ट है क्या, यहाँ कहीं कोई ऐसी जगह है क्या, यहाँ कोई मंडी है क्या, वहाँ पर कौन से लोग आते हैं, कौन सी कंपनी के। जैसे हमारे भोपाल के आसपास मंडीदीप है। अब मंडीदीप में जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं जितनी भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स लगते होंगे। तो ऐसे लोगों को सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और जो उनको अच्छा लगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एप्पल करिए, मैं ये नहीं बोलूँगा आप गुआवा लगाइए, अनार लगाइए। आपको जो अच्छा लगे या आपको जो विसिनिटी में या आपके जो आसपास का एरिया में जो फैक्ट्रीज़ हों जिनको आप वो प्रोवाइड कर सके हो लार्ज स्केल पे, उससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। प्लस अभी जो मैं ट्रेंड ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि मेडिसिनल प्लांट्स आने वाले टाइम में नेक्स्ट बिग थिंग होगी। अब जैसे यहाँ के एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूँगा शतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो उगा सकते हैं और सारा ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं हमारे यहाँ। और वो सारी कंपनीज़ यहाँ पर ढूंढती है लोगों को। हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में नीमच मंडी है, वहाँ पर आप एक दो मेरे को हमेशा कोई ना कोई फॉरेन का उनका कोई बंदा बैठा रहेगा, मिलेगा। वो फिराक में रहता है कि कोई मेरे को अश्वगंधा, शतावरी, इवन गार्लिक गार्लिक हो गया, ये सारी चीज़ें भी आप उगा सकते हैं और इसका भी बहुत अच्छा मार्केट एक्सेस है। हाँ, पर शर्त है आपकी ज़मीन वैसी होनी चाहिए और आपको थोड़ी टेक्निक्स पता होनी चाहिए। आजकल प्रिसीजन फार्मिंग, मैं ये बोलूँगा एक वर्ड अपने किसान भाई को बताना चाहूँगा, प्रिसीजन फार्मिंग होती है। प्रिसीजन फार्मिंग ये होती है कि आपने अपनी सॉइल टेस्ट कराई, आपने ये देखा कि भाई आप जो फसल लगा रहे हो, जो भी फसल लगा रहे हो, वो फसल में उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सब आजकल आपको तो टाइप भी नहीं करना, आप गूगल पे टच करके बोलेंगे तो गूगल आपको सब बता देगा। आप बस ये देखिए कि भाई मेरी सॉइल में ये है, मुझे ये उगाना है, उसकी ये ज़रूरत है। जो चीज़ की कमी है आप सिर्फ वो डालिए।
आपका पैसा बचेगा। क्यों? क्योंकि जो अननेसेसरी जो ज़रूरत नहीं है वो आपको नहीं खरीदनी पड़ेगी। दूसरी, आपकी फसल अच्छी होगी, क्योंकि जो फसल को जो चाहिए वो उसको पर्याप्त अमाउंट में मिल रहा है। ज़्यादा होगा तो भी बुरा है, कम होगा तो भी बुरा है। तो ऐसे करके हमें प्रिसीजन फार्मिंग करनी चाहिए कि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है हमें उतना ही देना चाहिए। तो हमें वही चीज़ समझनी है। तो इसको हम इंग्लिश शब्द में बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने जो एक नया इनोवेशन किया है या नई पहल की है सेब की खेती करके, वो ज़रूर हमारे किसान भाई भी समझेंगे और हो सकता है करने की कोशिश भी करें। और आपने जो मैसेज दिया उनको प्रिसीजन फार्मिंग का, उसकी तरफ भी लोग आगे बढ़ें। तो जो भी हमारा कार्यक्रम ये देख रहे हैं, जो भी किसान भाई, अगर उन्हें गैर परंपरागत खेती और सेब की खेती के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो ज़रूर हमारे इस नंबर पर कॉल करें और प्रखर जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि किस तरीके से वो गैर परंपरागत खेती करे, किस तरीके से वो सेब की खेती करे और किस तरीके से उन्हें अपने फार्म का ध्यान रखना चाहिए कीड़े मकोड़ों से और खरपतवार से, और किस तरीके से उन्हें सिंचाई करनी चाहिए। इस बारे में सारी जानकारी उन्हें मिल सकती है। तो आप डायरेक्टली प्रखर गुप्ता जी से बात कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।